पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और खेल समझिए लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। एक लंबा इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी समस्या और बाधा बची हुई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दोनों ही खेमे इस बाधा को अपने अपने हिसाब से निपटा लेंगे। इंतजार हो रहा है कि आखिर गठबंधन में क्या कुछ होता है, किस गठबंधन में कितने लोग रह जाते हैं और किन लोगों को बाहर जाने की नौबत आती है। खास करके अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के भीतर ऐसी परिस्थितियां मौजूद हो रही हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तिथियों का ऐलान भी हो चुका है। इस पूरी कहानी में यही आपको पता चला होगा कि 7 चरण में जो चुनाव होंगे उसमें 1 तारीख को अंतिम चुनाव होगा और 4 तारीख को परिणाम आएंगे। यानी 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, एनडीए अपने वादे के हिसाब से 400 के पार होती है, या फिर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जिसे कह रहे हैं वो इस गठबंधन पर भारी पड़ेगी। खैर, इन सारी बातों को अगर करना शुरू करें तो पूरे देश भर की आपको जानकारी देनी होगी। लेकिन हम बात अगर बिहार के 40 सीटों की करें तो इस 40 सीटों को लेकर के सबसे ज़्यादा समस्या भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है। पिछली बार 39 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 40 सीट जीतने का प्लान बनाया है और इसी प्लान के हिस्सा है नीतीश कुमार का वापस आना। जो महागठबंधन में थे वो फिर से एक बार आ गए हैं एनडीए में। इसके अलावे महागठबंधन से और भी दल कई आए हैं। जैसे पहले आपको पता था कि महागठबंधन में जीतन राम मांझी थे, वो भी आ गए हैं। नीतीश कुमार के पार्टी में विद्रोह के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी इसी खेमा के हिस्सा हैं। पशुपति कुमार पारस इस खेमा के हिस्सा थे, अभी भी हैं, जब तक उन्होंने घोषणा नहीं कर देते हैं वो कि वो इस गठबंधन से अपने आप को बाहर करते हैं। अभी तक तो उन्होंने कहा है कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला लेगी। लेकिन हो सकता है कि इस खबर को आप सुने उसके 1-8 घंटे के ऊपर नीचे ये भी फैसला आ जाए कि पशुपति कुमार पारस ने फैसला ले लिया है क्या करना है। बात करें चिराग पासवान की तो वो भी इसके हिस्सा हैं। यानी कोई भी ऐसा रास्ता, छोटा से छोटा होल भी नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिससे कि आने वाले 2024 के चुनाव में किसी तरह की कोई समस्या हो। अब ये सारी बातें हम आपके सामने कह क्यों रहे हैं, तो इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो माथापच्ची चल रही थी, उस माथापच्ची में कहीं ना कहीं नहीं होता है कभी कभी फ्लश का गेम। ताश खेलने वाले लोग जानते हैं कि फ्लश का गेम क्या होता है, फॉल्स होता है। फ्लश के गेम में अगर आपके पास हिम्मत है, आप मजबूत हैं, तो जीत सकते हैं, सामने वाले को पैकअप करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और यही हुआ है, नीतीश कुमार को पैकअप करने के लिए मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हम ये बात क्यों कह रहे हैं तो हम आपको आंकड़ों से समझाएंगे कि आंकड़ों के हिसाब से सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार जिस वोट बैंक के कारण अब तक 16% वोट के मालिक रहे हैं, उस वोट बैंक पर डाका डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हम बताते हैं आपको क्यों, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आपने अब तक सुन लिया होगा विभागों के बंटवारे की बात। विभागों के बंटवारे में पहले से 9 थे, बाकी 21 आ गए। 30 लोगों को ये विभाग और मंत्रिमंडल की शपथ दिला दी गई। सादे समारोह में ये सब कुछ हुआ। अचानक से अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी का जो सीट शेयरिंग का, माफ़ कीजिएगा, जो मंत्रिमंडल का लिस्ट था वो आया। इस मंत्रिमंडल में कई नाम चौंकाने वाले हो सकते थे, लेकिन इससे पहले पशुपति कुमार पारस ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो ये लिस्ट फिर से नए तरीके से बना। और शपथ ग्रहण के 1 घंटे पहले ये लिस्ट हमारे पास प्राप्त हुई थी। हमने आपको तब भी बता दिया था कि ये लिस्ट है। हमने उन 21 लोगों के नाम आपको बताए थे। ये भी हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी कोई नया प्रयोग कर सकती है और नया प्रयोग किया भी। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड में पाने और खोने के लिए बहुत कुछ था नहीं। नीतीश कुमार को अपने जिन नवरत्नों पे भरोसा था, उन नवरत्नों को उन्होंने एक बार फिर से स्थान दिया। उसमें एक नए शामिल हुए, क्योंकि संजय झा निकल चुके थे, तो उसके जगह पर महेश्वर हजारी आए। महेश्वर हजारी भी नीतीश कुमार के उन नवरत्नों के हिस्सा हैं।
इनके नवरत्नों के बाद भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि कहा जा रहा था कि प्रयोग करेगी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग भी किया और उस प्रयोग में सफल भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के यानी विधायकों से ज़्यादा विधान परिषद के सदस्यों पर ज़्यादा भरोसा किया और एमएलसी को मंत्रिमंडल में अच्छी खासी जगह मिली है। ये भी हमने कल बताया था आपको कि अब तक जो लिस्ट हमारे पास आई है उस लिस्ट के हिसाब से दलितों को 7, सवर्ण को 8, इसके अलावे अति पिछड़ा को 5, पिछड़ा वर्ग को 9 और मुस्लिम को 1 सीट मिली है। अब इसमें आप देखिए कहाँ कहाँ अंतर है। तो अंतर यह है कि दलित उनको पूरा प्रतिनिधित्व मिला है क्योंकि 19% से आसपास उनका वोट बैंक है, जो जातीय गणना हुआ है वो 19% के आसपास आता है। तो वहीं सवर्णों की बात करें तो उनका 15% आता है, यानी 30 में 8 है इनका भी। दूसरी तरफ अगर देखें तो अति पिछड़ा जो सबसे अधिक है 36%, उसमें मात्र 5 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसका मायने आप समझ सकते हैं कि ये 36% वोट जो है वो नीतीश कुमार को किस रास्ते पर ले जाकर के खड़ा करेगा, क्योंकि अति पिछड़ों में सबसे ज़्यादा अगर कुछ डिमांड है या फिर आगे बढ़े हैं, जैसे ही यह आंकड़ा आया 36% का, उसके बाद से देखिएगा कि मुखर होकर के कई लोग, यहाँ तक कि कई लोगों ने विद्रोह भी किया है अपनी ही पार्टी के साथ। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 9 इनको भी मिला है, 27% पिछड़ा है। अब 27% में 14% हटा दीजिए तो शेष लोगों को सिर्फ 1 यादव को इस 30 में से जगह मिला है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि बाकी के 9 लोग कौन होंगे, यानी कि इन 9 लोगों को पिछड़ा समाज से दे करके उन 14% वोटरों पर इन बाकी के 13% वोटरों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और एनडीए के पक्ष में आने के लिए ये कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से। मुसलमान 1 हैं और आपको पता है कि यादव 1 ही हैं, तो यानी 1 यादव 1 मुसलमान। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एमओआई समीकरण पूरी तरह से इस मंत्रिमंडल या एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगा। जो 1% आधा % छटक के आएगा वो तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। जिन लोगों को लगेगा कि नहीं भाई चलिए आगे भी हमको प्रतिनिधित्व चाहिए, तो उसके लिए आप एनडीए को वोट कीजिए। जो यादव बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ से वोट आएगा तो उसकी गिनती होगी और आगे आने वाले समय में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि जो मंत्रियों की लिस्ट बनी है उस लिस्ट में जो विभागों के बंटवारे हुए हैं उसमें लाख चाहने के बाद भी नीतीश कुमार ने कोई संशोधन नहीं किया है। सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निर्वाचन और अन्य ऐसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं वो उनके पास हैं। 21 मंत्री जो बने हैं वो सभी अपने अपने विभागों में लगभग जाकर के पदभार ग्रहण कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो विभागों का बंटवारा हुआ है, जिस टेक्निकल बात को हम आपको बताने के लिए आए हैं और जिसको लेकर के हम कह रहे हैं कि विभागों के बंटवारे में नीतीश से हो गई है बहुत बड़ी चूक और गेम कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा के पाले में चला गया है। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिएगा, हम 36% वोट की बात कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि ये समाज कहाँ जाएंगे, यानी कि एमओआई का समीकरण जो है वो उधर छोड़ करके बाकी के जगहों पर अपनी बात भारतीय जनता पार्टी ने रखने की कोशिश की है। नीतीश कुमार को समझाने में सफल हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार इसमें कहीं ना कहीं गच्चा खा गए हैं। अपने पास भले ही उन्होंने जो विभाग उनके क्रीम कहे जा रहे थे वो रख लिया हो, अपने लोगों में के बीच में कुछ इधर उधर सीटें की हो, लेकिन कमोबेश वही सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो है 2 विभाग और 2 ऐसे मंत्री बनाने का, जिसको लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं। हालांकि इस चर्चा में जो टेक्निकल बात है वो अब तक आपके सामने नहीं आया होगा। वो टेक्निकल बात यह है कि 2024 के चुनाव के लिए अपने वोटों का जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बारीकी से किया है और नीतीश कुमार का वोट अगर नीतीश कुमार को नहीं जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री जनक राम और हरीश सहनी ये उन वोटों का जुगाड़ बड़ी बारीकी से, बड़ी आसानी से कर लेंगे। हालांकि समय कम मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में ये क्षमता है कि दोनों अपने अपने विभागों के काम से और अपने अपने जो राजनीतिक उनकी यात्रा रही है उसके अनुसार
वो अपने अपने विभागों से वोट के रूप में ट्रांसफ़र कराने में सफल हो जाएंगे। ये है जनक राम के पास अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग उनके पास है, जो आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मिलाकर के 21% से अधिक वोट होता है। और इस विभाग में जो योजनाएं हैं, हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत के आधार पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो पैसे भेजती है उन पैसों का खर्च नहीं कर पाती है सरकार, योजनाएं हमारे पास नहीं थी, अब इस पैसे को खर्च करके और इस समाज के कल्याण में लगाया जाएगा। और ये एक एक पैसा खर्च होगा, पहली किस्त खर्च होगी, दूसरी किस्त के लिए भी हम डिमांड रखेंगे। और इन 1 साल से ज़्यादा समय जो बचा है सरकार के, यानी 2025 में चुनाव होने के, उसके पहले वो पूरी तरह से हर तरह से जो काम बच गए हैं उसको पूरा करके और इस समाज का बेहतर, कहा जा रहा है तो भरोसा जीतेंगे। इसके बाद हरीश सहनी की बात कीजिए, तो आपको मैं बता दूं कि हरीश सहनी के साथ जब वो विभाग में अपना ग्रहण कर रहे थे पदभार, तब मेरी मुलाकात उनसे हुई। उन्होंने इस बात को लेकर, हालांकि जनक राम से भी मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई, उन्होंने भी सारी बातों को बड़ी सिलसिलेवार ढंग से बताया। हरीश सहनी से बात हुई तो ये 36% वोट बैंक जो है, 36% ही क्यों, इसमें अगर गैर यादवों की बात करें तो 13% और जोड़ लीजिए, यानी कि 70% वोट पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा रख लिया है। अब हरीश सहनी की बात करें तो पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के ये मंत्री बनाए गए हैं। तो आप जानते हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा मिला करके जो वोट बैंक है वो कितना है, 36% और 27%। इसमें से अगर गैर यादवों को अगर छांट ले, मान लीजिए चलिए भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को तरजीह नहीं दी, वो यादव उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं, तो उसके अलावे 13% जो वोटर हैं पिछड़ा समाज के, जो हमेशा यादवों के विरोध में खड़े नजर आते हैं, कुछ को छोड़ करके, ये परसेप्शन कहा जाता है और इसकी चर्चा भी होती है। तो ये 13% यानी 21%, 36% और 13%, यानी 21 और 36 57% और 13% मिला करके ये 70% हो जाते हैं। और इन 70% वोट पर अकेले भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंकुश लगा लिया है, अपना झग्गर फेंक दिया है। और दोनों को इसलिए दिया गया है कि ये दोनों ही अपने फन के माहिर माने जाते हैं। बाकी सब विभाग तो अपनी जगह पर है, लेकिन जहां से वोट आना है ये 2 विभाग हैं और इसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग भी है। लेकिन ये 2 विभाग जो हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा अति पिछड़ा, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में है। और इस वोट बैंक पर अगर 70% वोट में से आधा वोट भी ट्रांसफ़र करा लेती है तो बाकी हिंदुत्व के सहारे और अन्य जो वोट बैंक है सवर्णों का, क्योंकि सवर्णों को ही प्रतिनिधित्व तो अच्छा खासा दिया गया है और 8 सवर्णों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, इसके भी मायने निकलेंगे। इसके अलावे आपको पता है कि पिछड़ा समाज में यादवों को छोड़ करके बाकी के लोगों को दिया गया है, 9 दिया गया, 13% में 9 लोगों को दिया गया है। तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है। झमेले से बचने के लिए विधायकों नहीं बल्कि विधान परिषद के सदस्यों पर भरोसा किया है। नए पुराने को मिला करके इस बार मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग शुरू किया है उस प्रयोग में सबसे बड़ा प्रयोग ये है भारतीय जनता पार्टी का, और ये इंटरनल सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है। आने वाले 2024 के चुनाव में अगर ये पूरा का पूरा समीकरण आपको देखने को मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। खेल समझिए में हमने कोशिश की उन बातों को आप तक रखने का जो अब तक आपके पास नहीं आया था। इस पर मंथन जरूर कीजिएगा, और अगर मंथन करने के बाद आपको लगे कि मेरी बातों में कुछ हद तक सच्चाई है और हमने जो कोशिश किया, प्रयास किया, वो प्रयास आप तक पहुंच पाया है, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।